चलो डिस्ने के बाद क्या आ गया दूसरा पॉइंट? कौन? एक्यूट ऑनसेट यानी कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनकॉन्शियसनेस लेवल कितना है, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल, लेवल ऑफ अनकॉन्शियस देखने के लिए। ग्लासगो कोमा स्केल सब याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछेंगे। ये जिससे नहीं बना उसको 0 मिल जाएंगे पॉइंट। आई वर्बल और मोटर, इसको अच्छे से समझ लेना। क्या थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना, अपन को क्लिनिकल देखना है कि उसको कैसे नापते हैं। आई रिस्पॉन्स है, आई रिस्पॉन्स में कितने पॉइंट है? 4। वर्बल में कितने पॉइंट है? 5। मोटर में 6। अब जो आई की रिस्पॉन्स है, आई की रिस्पॉन्स है सबसे पहले तो पेशेंट को देखना है कि पेशेंट अवेक है कि सो तो नहीं रहा। ठीक है, अगर पेशेंट जाग रहा है, ठीक है जाग रहा है तो आई ओपनिंग उसकी और स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है तो उसको 4 पॉइंट दे दो। अगर पेशेंट सो रहा है तो अटेंडेंट से पहले पूछ लो सो तो नहीं रहा है। सो रहा है तो पहले उसको उठाना है फिर देखना है। कई बार पेशेंट अगर ऐसे तो सो रहा होगा तो वैसे ही आई क्लोज रहेगी। ठीक है, अगर वो पेशेंट जाग रहा है तब आप देखना है स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है या नहीं है। अगर है तो 4 पॉइंट। दूसरा, ऐसे आपने देख लिया आई ओपनिंग नहीं है, फिर आप उसको चिल्ला के बोलोगे, नाम जो भी है उसका नाम से बुलाओगे, अटेंडेंट से बोलोगे कि एक बार चिल्ला के देखो है कि नहीं है। आई ओपनिंग ऑन वर्बल रिस्पॉन्स, आपको सिर्फ वर्बल रिस्पॉन्स पे अगर आई ओपनिंग हो जाती है, चिल्लाने पे ज्यादा आंख खोल लेता है, ठीक है, तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे उसको। ठीक, फिर क्या रहेगा? अगर आपने चिल्लाने के बाद भी नहीं खोल रहा है कोई आंखें, उसके बाद उसको प्रेशर दोगे खूब तेज, या तो स्टर्नम पे या फिर आई बॉल पे प्रेशर दोगे। तो ऑन प्रेशर अगर आंख खोल लेता है तो 2 पॉइंट, प्रेशर देने के बाद खोल लिया उसने। अगर प्रेशर देने के बाद भी नहीं खोलता अल्टीमेटली नो ओपनिंग तो 1 पॉइंट। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबसे पहले देख लो पेशेंट सो तो नहीं रहा है, जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। जाग रहा है तो आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर वर्बल रिस्पॉन्स में हो रही है कि नहीं, मोटर पेन देने पे हो रही है कि नहीं, और फिर नो रिस्पॉन्स। अब आते हैं वर्बल। वर्बल मतलब पेशेंट का ओरिएंटेशन कैसा है, कॉन्शियस के साथ साथ आई ओपनिंग हो गई, आई ओपनिंग के साथ कॉन्शियस ओरिएंटेड है कि नहीं, तो कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब पेशेंट को टाइम प्लेस पर्सन पूछ लो, अभी सुबह है कि रात है ये पूछ लेना है, पूछ से और प्लेस बता दो कि किस जगह पे हो आप। ठीक है, हॉस्पिटल में हो, घर में हो। तीसरा, और अटेंडेंट से पूछ लो कि तुम्हारे रिश्तेदार है या नहीं है किस पे। तो सबसे पहले कॉन्शियस ओरिएंटेड अगर है तो 5 पॉइंट। इसके बाद अगर आप नहीं है, वो पेशेंट के कई बार अटेंडेंट्स को कुछ और बता रहा है, किसी कुछ और बता रहा है, किसी मम्मी को बता रहा है, अभी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल में नहीं है, कहता है घर में है, या फिर बता रहा है तो कंफ्यूज है, कभी बताता है सही कभी गलत बताता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट में ये है कि वो बता रहा है लेकिन जो वो बोल रहा है उसकी लैंग्वेज अच्छे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही मतलब कि वो मुंह बोल नहीं पा रहा, मतलब कुछ भी उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ पा रही है। कई पेशेंट है अपने यहाँ जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती उनकी। ठीक है, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल भी सही रहे लेकिन उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, तो उसको क्या बोलते हैं? इनएप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, वर्ड बोल पा रहा है, वो समझ में भी आ रहा है, अपन को लग रहा है कि वो बोलना चाह रहा है कुछ, लेकिन जो भी बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड हो रहा है उसके। ठीक, तब आ जाएंगे 3। दूसरे में आएंगे कई बार सिर्फ इनकम्प्रीहेंसिव साउंड बस निकाल पा रहा है वो, उसको आप प्रेशर ऐसा दो, पेन दबाओ, आवाज बस निकाल पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? इनकम्प्रीहेंसिव साउंड 2 पॉइंट, और नो रिस्पॉन्स तो 1 पॉइंट। मुझे तो पता ही होगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ रख लेना। कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है 5 पॉइंट, स्लाइटली कंफ्यूज्ड है, जहां पे कभी सही से बोलता है कभी सही से नहीं बोलता तब 4 पॉइंट, बोल पा रहा है लेकिन जो भी बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 3 पॉइंट, कुछ भी नहीं बोल पा रहा सिर्फ आवाजें निकाल रहा है, ऊआ बस कर रहा है, 2 पॉइंट, नई रिस्पॉन्स है। अब आते हैं मोटर में अपन को सबसे पहले तो जो हाथ पैरालाइज नहीं है उसके बारे में बात करनी है। जो चीज पैरालाइज है
उसके बारे में नहीं करना। जो पैरालाइज है वो तो 0 पॉइंट पावर होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना। जैसे राइट साइड पैरालिसिस है तो आपको लेफ्ट में यूज करना है। लेफ्ट में फॉलो कमांड, फॉलो करना है कमांड, जैसा आप बोलो वैसे ही कर देता है, तो 6 पॉइंट मिल जाएंगे। आपने उसको हाथ उठाने बोला उठा दिया, जो रखने बोला नहीं रख दिया। फॉलो कमांड के बाद आते हैं लोकलाइज पेन। उसको कहीं पे भी पैर दबाओ तो बता देता है दर्द हो रहा है, मत दबाओ, इस टाइप से बोल देगा वो, ठीक है। तीसरा विड्रॉ फ्रॉम पेन, ये 5 पॉइंट हो गए। विड्रॉ फ्रॉम, कहीं पे भी आप दबाओगे ऐसे चीटी काटोगे तो एकदम से झटक के फ्लेक्स कर लेगा हाथ, विड्रॉ करके फ्लेक्स कर लेगा। पैर में कुछ भी आप चीटी काटोगे तो पैर भी एकदम से फ्लेक्स कर लेगा, तो उसको 4 पॉइंट। अब 3 आते हैं, एक होता है डीकॉर्टिकेट पोस्चर और एक होता है डीसेरिब्रेट पोस्चर। डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट, इसको समझ लेना क्या। कॉर्टिकेट मतलब होता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, आप कहीं पे भी इसको पेन इन दोगे तो एकदम से फ्लेक्स कर लेगा वो हाथ, ऐसे टाइप के कर लेगा ऐसे। कई पेशेंट जो अनकॉन्शियस आते हैं उनको अपने देखा होगा आंख में अपन दबाते हैं एकदम से हाथ ऐसे कर लेते हैं, इसको बोलते हैं डीसेरिब्रेट पोजीशन और इसको बोलते हैं डीकॉर्टिकेट पोजीशन। तो डीकॉर्टिकेट जो है स्लाइटली बेटर होती है डीसेरिब्रेट से। डीकॉर्टिकेट पोजीशन होती है 3, डीसेरिब्रेट पोजीशन होती है 2। क्या है, कहीं पे भी आप पेन दोगे, पेन देने के बाद अगर वो फ्लेक्शन की कंडीशन में आता है, हाथ पैर पूरे फ्लेक्स कर लेता है, तो डीकॉर्टिकेट पोस्चर वो आएगा 3 पे, और पेन देने के बाद ऐसे कर ले रहा है डीसेरिब्रेट पोजीशन के, ठीक है। कल जो आया था पेशेंट वो भी था डीसेरिब्रेट पोजीशन में। कल जो पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस आया था उसको आप पेन दोगे तो वो ऐसे कर ले लग रहा था डीसेरिब्रेट पोस्चर, ठीक है। हाँ फिर ये तो पता ही है सबको, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो, ये ग्लासगो कोमा स्केल अपन मेनली किस चीजों में करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल सबसे पहले पेशेंट अगर कोई हेड इंजरी का आ रहा है, कोई एक्यूट सीवीए का आ रहा है, सर इसका वो भी बता दीजिए ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियर ग्रेडिंग बता दे। एक्यूट सीवीए उसमें क्या है, 13 है, 8 है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है 15, 15 से 13 हो जाएगा माइल्ड, 13 से 8 हो जाएगा मॉडरेट, लेस देन 8 हो जाएगा सीवियर। तो अपन को 13 तक ही देखना है। 13 के ज्यादातर पेशेंट 13 के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। 13 के ऊपर है तब तक के लिए अपन ये मेनली किस लिए करते हैं, अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट है, हेड इंजरी का पेशेंट है, किसी पेशेंट को हेमरेज हो गया है, हेमरेज हो गया है या फिर एसडीएच हो गया है, ईडीएच हो गया है, इन पेशेंटों को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। अगर आपको पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल 13 से ऊपर आ रहा है तो किसी भी कंडीशन में आपको ऑपरेशन नहीं कराना है। पेशेंट अगर 13 से 8 के बीच में आ रहा है तो 50-50 है, उनको अटेंडेंट को बोलो कि कभी भी आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर लेस देन 8 हो रहा है तो उसको अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ये हेड इंजरी के पेशेंट है। एक्यूट सीवीए के पेशेंट में पेशेंट का जो डिटोरिएशन है या फिर प्रोग्रेशन है, वो प्रोग्रेशन देखने के लिए आ रहा है कि प्रोग्रेशन जब वो आया था तब उसका ग्लासगो कोमा स्केल किस कंडीशन में थे, आज की डेट में ग्लासगो कोमा स्केल में किस कंडीशन में, वो देखने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया सबको? देख लेते हैं। ऊपर एक पेशेंट है अभी आईसीयू में, उसका कल का और आज का वो देखा था दद्दू, एक और दद्दू आया, अनकॉन्शियसनेस आया, एक एक्यूट ऑनसेट अनकॉन्शियस का पेशेंट आया, उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे? सबसे पहले कॉजेस बताओ एक्यूट ऑनसेट अनकॉन्शियसनेस के। सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, फिर अरे वो तो लास्ट में आया ये तो डेली आ रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया, फिर डिसइलेक्ट्रोलीमिया, एक्यूट सीवीए, ये तो हेड इंजरी, फिर इंट्राक्रेनियल कितने हो गए? कोई भी कॉजेज है जिसके कारण से एक्यूट इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके कारण प्रेशर के कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है। अब वो यहाँ पे कोई पहले से कोई मैलिग्नेंसी हो, वो एकदम से रप्चर हो गई, कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हो, कोई ट्यूमर हो गया हो, वो एकदम से फैल गया हो, सेरिब्रल एडिमा हो गया हो, कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गई हो, या डिसइलेक्ट्रोलीमिया हो गया हो,
ये सब कॉज है। जब तक कॉज या शॉक लग गया किसी चीज का तो फंक्शनली हो गया। हाँ सदमा। सदमा। तो एग्जाम अच्छा नहीं गया वजह से तो। कल आई थी ना तो देख लेना बर्गर में मान गई थी। ठीक, कॉमन कॉजेज तो ज्यादातर आपके इंट्राक्रेनियल ही होंगे, ठीक है, दिमाग के अंदर ही के कॉजेज हैं। बाकी इसके अलावा जो दिमाग के अंदर के कॉजेज नहीं है उसमें फिर है एक्यूट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कई बार पेशेंट को अगर ऊपर तक ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तब भी हो सकता है कि पेशेंट अगर सीसीएम में हो, सीसीएम में भी कई पेशेंट डिसोरिएंटेड होता है, अनकॉन्शियस टाइप का हो जाता है, ठीक है, वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, किसी भी कारण से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही हो दिमाग तक, ठीक है। बाकी हाइपोग्लाइसीमिया एक हो गया, साइकेट्रिक हो गया एक अदर कॉजेज। बाकी इंट्राक्रेनियल में जो भी हैं इन्फेक्शन से लेके आपको इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, एक्यूट सीवियर हेड इंजरी, ये सब हो सकते हैं कॉजेज। बिलियरी हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी तो फिर डिसलेक्टोलेमिया अपने हो गया। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी स्टेज 4 में अनकॉन्शियस होता है। स्टेज 4 में अनकॉन्शियस होने का कॉज भी उसका वही होता है, सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस होता है तो उसका कॉज सेरिब्रल एडिमा होता है। मतलब ब्रेन में कहीं भी एडिमा किसी भी कारण से हो रहा हो, चाहे वो इन्फेक्शन से हो रहा हो, चाहे अदर कॉजेज से हो रहा हो, एडिमा हो रहा है तब अनकॉन्शियस हो रहा है। तो आपको अनकॉन्शियसनेस का कॉज इवेल्यूट करना है। कॉज के लिए जैसे ही पेशेंट आता है सबसे पहले उसका आप एक बार वाइटल्स चेक करो, ईसीजी शुगर करना है। ईसीजी शुगर करने के बाद आपको इवेल्यूट करना है साइन ऑफ रेज आईसीटी क्या होते हैं। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर आपको बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसके लिए क्या होंगे, एक इसका ट्राइड होता है, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और रेज्ड प्लांटर रिफ्लेक्स और पीपल फिक्स हो जाते हैं, कॉस्मॉल ब्रीदिंग और डायलेटेड प्यूपिल। ये 5 चीजें आपको देखनी है। पहले पेशेंट को बीपी देखना है, बीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पल्स देखनी है, ब्रेडिकार्डिया होना चाहिए, प्लांटर देखो, एक्सटेंसर मिलना चाहिए, ब्रीदिंग लंबी लंबी ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग होता है, लंबी लंबी ब्रीदिंग करने लगता है, रेस्पिरेटरी रेट उसकी, रेस्पिरेटरी रेट जरूर नॉर्मल रहती है लेकिन ब्रीदिंग का पैटर्न है, पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत लंबी लंबी ब्रीदिंग करने लगता है, उल्टी सांस लेना हिंदी ठीक है। तो ब्रीदिंग का पैटर्न लंबा लंबा होने लगता है और प्लांटर ये क्या होता है, प्यूपिल है, हाईली डायलेटेड मिलेंगी। टॉर्च लगाओगे, टॉर्च लगाने के बाद जैसे नॉर्मली हर पेशेंट की कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, उसकी थोड़ी फैली रहेगी प्यूपिल। ये थर्ड क्या था सर? प्लांटर एक्सटेंशन मिलेगा। तो कोई भी पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियसनेस लेके आ रहा है, आप ये 5 चीजें सबसे पहले चेक करो। ये 5 चीजें चेक करने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि पेशेंट को रेज्ड आईसीटी वाले साइन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। रेज्ड आईसीटी वाले साइन मिल रहे हैं तो आप तुरंत क्या करके दे दोगे, मैनिटोल, डेक्सा, एप्टोइन, डाइटोल। ये रेज आईसीटी में सीधा खा सकते हैं तो आप एप्टोइन दे दो। मैनिटोल, डेक्सा इन्फ्लामेशन कम करेगा, अगर कोई भी अगर ब्रेन का एडिमा है, एडिमा इन्फ्लामेशन दोनों कम करता है। मैनिटोल का काम एडिमा कम करने का होता है, डाइटोल का काम भी एडिमा कम करने का होता है। तो ये 4 चीजें आप आंख बंद करके दे सकते हो। मैनिटोल देने के पहले आपको ये देखना चाहिए पेशेंट का किडनी का लेवल कैसा है, पेशेंट सीकेडी में तो नहीं है ऑलरेडी। मैनिटोल क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, सीकेडी के पेशेंट में उसका डोज आधा से कम, अगर यूरिन आउटपुट नहीं है तो आप नहीं दे सकते, यूरिन आउटपुट डिक्रीज है तो उसका डोज थोड़ा सा हाफ करना पड़ता है। बीपी भी कम कर देता है ना। मैनिटोल बहुत ज्यादा बीपी कम नहीं करता, नॉर्मल बीपी वाले पेशेंटों में दे सकते हैं। एप्टोइन ज्यादा करते एप्टोइन लोड जब करते हो तब बीपी डाउन होता है, लोडिंग डोज ऑफ एप्टोइन। तो लोडिंग डोज ऑफ एप्टोइन आपको देना है, अगर बीपी अगर 90/60 से कम है तब आपको लोडिंग डोज नहीं देना है, ठीक है। डेक्सा और डाइटोल दे सकते हो, डाइटोल भी बीपी अगर बहुत ज्यादा कम है तो नहीं देना है, ठीक है। बाकी एक 20 mg डाइटोल से कुछ नहीं होने का। तो ये इनिशियल डोज है। इनिशियल डोज के बाद आपको रेज आईसीटी के साइन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, शुगर लेवल कैसा है, इसके हिसाब से आप आगे इवैल्यूएट करोगे उसको। इवैल्यूएशन में सबसे पहला टेस्ट सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आता है तो फिर आगे इवैल्यूएट कर सकते हो। एमआरआई है, लंबर पंक्चर करना है, अदर इन्वेस्टिगेशन देखना है सेप्सिस के हैं या नहीं है, तो वो आगे की बात रहेगी। एक उसमें से कॉज वो भी था ना एबीजी का, CO2 नार्कोसिस वगैरह। CO2 नार्कोसिस है, हाँ CO2 नार्कोसिस है। COPD का पेशेंट अगर आपके पास अनकॉन्शियसनेस लेके आ रहा है
तब ये आपको बहुत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अब सीओपीडी के पेशेंट आएंगे ठंड में। सीओपीडी का पेशेंट आपके पास डीप ब्रीदिंग और अनकॉन्शियसनेस लेके आ रहा है, तो एक क्या होती है CO2 नार्कोसिस। सीओपीडी के पेशेंट क्या होते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसके कारण ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा बाहर चली आती है, बॉडी के अंदर CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। CO2 हो जाने के कारण दिमाग में CO2 बैठ जाती है, तो उसको CO2 नार्कोसिस का अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, डायग्नोसिस ABG से ही होती है। ABG कराओ, ABG में CO2 लेवल कितना आ रहा है वो देखो, और अगर उसमें रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होती है, CO2 लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो क्लियर कट हो जाता है CO2 नार्कोसिस है, तो उसको अपन को वेंटिलेट करना पड़ता है। या इनिशियली आप उसको बाईपैप लगाओ, बाईपैप लगाने के बाद अगर CO2 लेवल वॉश आउट हो जाता है तो ठीक है, बाईपैप लगाने के बाद अगर CO2 वॉश आउट नहीं होता तो फिर उसको इंटूबेट करके वेंटिलेटर पे डालो। आज ये बहुत कॉमन है, अनकॉमन कॉजेज नहीं है। CO2 नार्कोसिस बहुत कॉमन कॉजेज है, बहुत सारे पेशेंटों को मिलता है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आप पेशेंट को आप बाईपैप लगाओगे, उसको 1-2 घंटे बाईपैप लगाने के बाद होश में आने लगता है, ठीक है। बट ये कि इसका ABG मस्ट है, ABG आपको होना चाहिए। तो कोई भी पेशेंट अगर COPD का अनकॉन्शियसनेस लेवल लेके आएगा तो ABG करना ही है। ये रहती है ना सर एक्यूट अल्टर्ड बिहेवियर, अल्टर्ड बिहेवियर भी लगभग अनकॉन्शियसनेस और अल्टर्ड बिहेवियर का तो लेक जैसे ट्रीटमेंट है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। अल्टर्ड बिहेवियर में अपना सोडियम पोटेशियम ज्यादा ऐड हो जाते हैं और साइकेट्रिक को ज्यादा ऐड हो जाते हैं, है ना। एक्यूट अल्टर्ड बिहेवियर मतलब एक्यूट उसका पैनिक कंडीशन में जब आते हैं तब आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। पैनिक कंडीशन में आपको मैंने कहा है, जब भी पेशेंट एक्यूट पैनिक कंडीशन में आता है तो आपको सबसे पहले तो ये रूल आउट करना है कि पेशेंट को कोई सिस्टेमिक डिसीज से कारण है कि मतलब सिस्टेमिक डिसीज मतलब न्यूरोजेनिक है कि साइकेट्रिक है, ठीक है। न्यूरोजेनिक कॉजेज में क्या क्या आ जाते हैं, एक्यूट ऑनसेट अल्टर सेंसोरियम के, एक्यूट ऑनसेट डेलीरियम ICU साइकोसिस, फिर COPD का बताया था हमने, CO2 अगर नार्कोसिस आती है तब भी पेशेंट एक्यूट अल्टर्ड बिहेवियर कराएगा। डिसलेक्टोएमिया है तब अल्टर्ड बिहेवियर कराएगा। इसमें अपन को सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले अपन को वाइटल्स ही देखना है। अगर पेशेंट का BP और SpO2, हाँ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, तो BP SpO2 शुगर, ये 3 चीजें देखो आप। BP SpO2 ठीक है तो आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को सेडेटिव दे सकते हो, आप सेडेटिव दे दो, मीनवाइल आप उसको इन्वेस्टिगेट करा लो कि उसका कॉज क्या है। इन्वेस्टिगेशन में एक्यूट ऑनसेट अल्टर्ड सेंसोरियम में इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, रूटीन आपको इन्फेक्शन चेक करना है, CBC CRP चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना है, सोडियम पोटेशियम। कई बार पेशेंट अगर साथ में डिस्निया भी दिख रहा है आपको तो आप उसको ABG करा सकते हो। उसके बाद इन तीनों चीजों करा के साथ में उसको अगर वाइटल्स ठीक है तो सेडेट कर दो, एक CT हेड कराओ। हाई ग्रेड फीवर के कारण भी ऐसे हो जाते हैं, हाई ग्रेड फीवर के कारण भी जाएगा, हाई ग्रेड फीवर में भी अल्टर्ड सेंसोरियम में चले आएगा पेशेंट। मलेरियल साइकोसिस है, मलेरियल साइकोसिस, डेंगू एंसेफेलाइटिस है, डेंगू एंसेफेलोपैथी होती है, डेंगू के पेशेंट में भी चले आते हैं साइकोसिस में। वो तो कोई भी पेशेंट है, कई पेशेंट आप इसका टाइफस से लेकर डेंगू मलेरिया सब में पेशेंट एंसेफेलोपैथी में चले आते हैं, ठीक है। तो अल्टर्ड बिहेवियर हो सकता है। अब मेन यही है कि अल्टर्ड बिहेवियर का बहुत ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट ऐसे तो है नहीं, ठीक है। आपको अल्टर्ड बिहेवियर में जा रहा है तो आप यही सब देखना है, शुगर, सोडियम पोटेशियम, CT हेड करा लो, ब्रेन इडीमा तो नहीं हो रहा है। इसमें ज्यादातर कॉज में ब्रेन इडीमा ही होता है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे मलेरिया कहाँ हो, चाहे डेंगू कहाँ हो या सिस्टमिक डिसीज कहाँ हो, तो ब्रेन में इडीमा होता है, उसी के कारण अनकॉन्शियसनेस आती है, उसी के कारण अल्टर्ड सेंसोरियम में जाता है पेशेंट। तो उसका ट्रीटमेंट इनिशियल तो आपको वही देना पड़ेगा, आप उसको सेडेटिव दो या एंटीसाइकोटिक दो, वही सेनेस, नार्गन, डायज़ेपाम, इन सबको दो इनिशियल। मीनवाइल आप इवैल्यूएट कर लो कि क्या चीज है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सेनेस, नार्गन, डायज़ेपाम ये सब चीजें कब नहीं देनी है। पेशेंट हाइपोटेंशन में हो, पहला काम हाइपोटेंशन में नहीं देनी है। दूसरा SpO2 अगर उसका लेस देन 90 आ रहा है तो नहीं देनी है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में नहीं देनी है। इन दोनों कंडीशन में पेशेंट एकदम से रेस्पिरेट, क्योंकि पेशेंट को सांस ले रहा है ना, सांस तो ले रहा है उसी कारण तो ले रहा है, रेस्पिरेटरी एफर्ट डाल रहा है। आप सेडेटिव दोगे तो रेस्पिरेटरी एफर्ट उसके खत्म हो जाएंगे तो पेशेंट एकदम से कोलैप्स हो सकता है, ठीक।